एक गांव में बिरजू नाम का आदमी रहता था। वो अक्सर लोगों का सामान चुरा लेता और अगर सड़क पर कुछ पड़ा हो तो बिना कुछ सोचे समझे उठा लेता था। एक दिन, अरे वाह, ये सड़क पर चमकता हुआ क्या पड़ा हुआ है? अरे वाह, ये तो सोने का सिक्का है। बिरजू, तेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है। चलो ये लेकर चलता हूँ और अपनी बीवी को दिखाता हूँ। ये सब एक चुड़ैल ऊपर से देख रही होती है। अरे वाह, क्या लालची आदमी है, क्यों न इसी को फंसा लूं। उधर बिरजू सोने का सिक्का लेकर अपनी बीवी बसंती के पास पहुंचता है। अरे बसंती, कहाँ है तू? देख, तेरे लिए मैं क्या लाया। क्या लाए हो? अरे वाह, ये तो वाकई सोने का सिक्का है जी। लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? ऐसे ही तुम रास्ते से कुछ भी उठा लेते हो। देखना, एक दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। यार, तुमसे तो बात करना बेकार है। कुछ भी हो, तुम्हें उसमें बुराई ही नजर आती है। कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के बिरजू गुस्से में घर से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे लेटे लेटे सोचता है। अरे यार, क्या जिंदगी है। बीवी को तो हर काम में बुराई ही नजर आती है। इससे अच्छा तो शादी ही नहीं करता। एक शोले की बसंती थी और एक मेरी। वाह रे जिंदगी। चलो अब घर तो जाना ही पड़ेगा। फिर बिरजू घर जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में से एक चमचमाती हुई चप्पल दिखती है। अरे वाह बेटा, क्या किस्मत है तेरी। वाह, मजा ही आ गया। ये सोने की चप्पल तो लाखों की होगी। बिरजू वो चप्पल उठा लेता है और पहनकर देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे नाप की है। बिरजू जैसे ही वो चप्पल पहनता है, उसकी शक्ल बदलने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। अरे अरे मैया रे, ये क्या हो गया? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी वहाँ से एक गांव वाला जा रहा होता है। अरे बिरजू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन बिरजू कोई जवाब नहीं देता। लगता है बसंती भाभी ने तुम्हें धन्नो बना के घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हंसी आ रही है, अब हंस बे। ऐसा कह के बिरजू गांव वाले की गर्दन पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, बचाओ। अरे बिरजू भाई, मुझे नीचे उतारो। आगे से कभी मजाक नहीं करूँगा। नीचे उतारो? अबे अब तो तू ऊपर ही जा। ऐसा कह के बिरजू गांव वाले को मार देता है। फिर वो चुड़ैल आकर उस लाश को खाने लगती है। भूख लगी थी, मजा आ गया। बिरजू, तू ऐसे ही लोगों को मार। मेरे तो खाने का जुगाड़ बढ़िया हो गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि लोगों को कौन मार रहा है। फिर बिरजू को जो भी रास्ते में मिलता है वो उसे मार कर फेंकता जाता है और चुड़ैल उसे खाती जाती है। ऐसे ही सुबह होते ही वो ठीक हो जाता है और बिरजू अपने घर पहुंचता है। वहाँ बसंती उसका इंतजार कर रही होती है। कहाँ थे रात भर? मैं यहाँ पागल हूँ जो तुम्हारा इंतजार करती रही। अरे पगली, ये देख। अरे ये क्या? हाँ, ये तो सोने की लगती है। ये आपको कहाँ मिल गई जी? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। भला ऐसे रास्ते में कौन सोने की चप्पल छोड़ेगा? आप इसे गांव के मुखिया को दे आओ। अरे पागल हो गई है क्या? पता भी है ये कितने की होगी? तुझे और खुद को बेच दूंगा ना, तब भी ये नहीं खरीद पाऊंगा। मुखिया को दे दूं। चल जा, खाना लगा। फिर रात होते ही बसंती सो जाती है और बिरजू फिर से उन चप्पलों को पहनता है और उसे पहनते ही उस पर वो भूत का साया दोबारा आ जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे उसका पड़ोसी मुन्ना देख लेता है और उसके पास आता है। अरे बिरजू भाई, क्या बात है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं भाई? भाभी से लड़ाई हो गई क्या? कल भी घर में नहीं थे या नई भाभी का चक्कर है क्या? हाँ, चल तू भी मेरे साथ, तुझे भी मिलवाता हूँ तेरी नई भाभी से। भाई क्यों नहीं, चल। फिर बिरजू उसे जंगल में ले जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। आई मेरी कमाई,
अबे मनहूस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मर गया रे, मुझे क्यों मार रहा है? फिर बिरजू पूरा भूत बन जाता है और वो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। शाबाश बिरजू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब तुझे मरना होगा मुन्ना, यही है तेरी नई भाभी। फिर बिरजू मुन्ना को मार देता है और चुड़ैल मुन्ना की लाश को भी खा जाती है। जाओ, अब बिरजू घर जाओ और ये चप्पल उतार कर सो जाओ। बिरजू ऐसा ही करता है और वापस अपने कमरे में आके सो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को मुन्ना की आधी खाई लाश मिलती है। अरे बाप रे, ये तो मुन्ना है, इसको किसने इतनी बेरहमी से मारा? गांव वाले ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। बसंती बहन, मुन्ना को किसी ने मार दिया, तुम्हें नहीं पता? नहीं भैया, रात में मेरी आंख लग गई थी। उसके बाद गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बसंती सोचती है, बिरजू उस दिन सारी रात घर से बाहर था, कहीं इन सब के पीछे मेरे पति तो नहीं? क्या पता इन्हें कोई लालच देके लोगों को मरवा रहा हो। उसी रात बिरजू फिर उठता है और वो चप्पल पहन के बाहर निकलता है, लेकिन इस बार बसंती उसका पीछा करने लगती है। अरे मर गई रे, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये नास मिटा तो भूत बन गया। मतलब इस चप्पल में ही कुछ गड़बड़ है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद बिरजू फिर से जाता है और एक आदमी को मारकर जंगल में फेंक आता है और वापस घर जाके सो जाता है। लेकिन बसंती डर के मारे घर के बाहर ही बैठी रहती है। अगले दिन सुबह बसंती की सहेली उषा उसे देखती है और पूछती है, अरे बसंती बहन, क्या हुआ? ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? बसंती उसे सारी बात बताती है। उषा बड़ी हैरान होती है। अरे बसंती बहन, ये बात तो हमें गांव वालों को बतानी पड़ेगी और बिरजू भैया को भी इस जाल से निकालना पड़ेगा। मैं अभी जाती हूँ और गांव वालों को लेके आती हूँ। ऐसा कह के उषा वहाँ से चली जाती है और बसंती डरते डरते घर के अंदर जाती है। अंदर बिरजू बिल्कुल सामान्य होकर बैठा होता है और उसने चप्पल नहीं पहनी होती। अरे बसंती, ऐसे क्या देख रही हो? आज तो बहुत ही कमाल लग रही हो, जरा हमारे पास भी बैठ जाओ। अजी आप कुछ खा लीजिए, अब मैं खाना लाती हूँ। फिर रात हो जाती है और उषा सब गांव वालों को लेकर बिरजू के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है और बिरजू रात होते ही फिर से चप्पल पहनता है और भूत बनने लगता है और घर से और गांव वालों को देखकर चौंक जाता है। आओ गांव वालों, आओ, मुझसे लड़ने आए हो? आओ, आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। तभी उषा का पति मैकू बोलता है, सुन बे भूत के बोले है मारी मौत, अब बिरजू न छोड़ दे, ना ते तेरे गोड्डे काट लूंगा। मैं ना डरूं। रुक, तुझे बताता हूँ। ऐसा कह के बिरजू उषा की तरफ भागता है, लेकिन मैकू बिरजू को धक्का दे देता है, जिससे कि बिरजू की चप्पल उसके पैर से निकल जाती है। रवा के चप्पल से घड़ी चमके भाई, कति मजा आ गया से, इबते मैं भी पहनूंगा इसने। ऐसा कह के मैकू वो चप्पल पहन लेता है और चप्पल पहनते ही मैकू के ऊपर वो भूतिया साया चढ़ने लगता है। अरे यो के हो रहा से, घना दर्द हो रहा से। अरे उषा, मन्ने बचा ले। तब तक बिरजू को होश आ जाता है और वो मैकू को भूत बनते देखता है। अरे बाप रे, इस भूतिया चप्पल का असर तो मैकू पर हो गया। अरे मैकू को बांध दो, नहीं तो ये सबको मार देगा। गांव वाले जल्दी से मैकू को बांध देते हैं और गांव के बाहर नदी के किनारे लेके।
अरे भाइयों, ये समय डरने का नहीं है। पहले इसके पैर से चप्पल निकालनी होगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ मूर्ख गांव वालों, ये क्या कर रहे हो? मेरा खेल मत बिगाड़ो। मैं फिर से भूखी नहीं मरना चाहती। ये चप्पलें बहुत कीमती हैं। लाओ मुझे वापस दे दो। नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब गांव वाले डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे मर गए रे, भागो यहाँ से। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे लगता है ये भूतिया चप्पल इसी की है। अरे मर गया रे। अरे भाया, ये चुड़ैल कितसे आ गई? ईब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? मारा तो दिमाग खराब हो गया से, कुछ ना समझ आ रहा से। नहीं भाई, ये चुड़ैल ही सब मुसीबतों की जड़ है। इसी ने मुझे ये नकली सोने की चप्पल का लालच दे के फंसा लिया। फिर बिरजू की पत्नी बसंती वहाँ मशाल लेकर आ जाती है और उस चप्पल को जला देती है। जैसे ही चप्पल जल जाती है, वो चुड़ैल भी जलने लगती है और बिरजू उसे जलाकर नदी में फेंक देता है। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेहड़ी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे। मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है।
धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर अब मेरा पेट भर गया है। तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है। दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों हो? अरे, दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आंख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाया जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था। अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ। चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो। जरा बताओ मुझे, कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला? तुम होश में तो हो ना? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मोटे गंदे भूत को देखा है।
अब हम क्या करेंगे? वो भूत तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उस भूत का हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रोज नुकसान होता रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं गोलगप्पे के पानी में इतनी मिर्च भर दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना ही भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया। अरे अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।